तो ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो तुम्हें पता होगा। अगर बॉडी में फोर्स लगाया जाए तो बॉडी में आएगा क्या, स्ट्रेस। बॉडी में अगर फोर्स लगाया जाए तो बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेस, और इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन डेवलप होगा तब जब बॉडी डिफॉर्म होगी। बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म। बॉडी में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आया कि भैया समझ लो उसमें क्या आ चुका है, स्ट्रेन। बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू स्ट्रेन की कितनी ली जाती है हमेशा, 0.003। इससे कम होगी कोई काम चलेगा, इससे ज्यादा अगर मिल गई तो समझ लो बिल्डिंग नहीं बन सकती। समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की कॉम्बिनेशन को समझने के लिए अपन कुछ चीजें समझते हैं पहले। सपोज करो कि एक लोहे की रॉड है, ये एक लोहे की रॉड है। ये लोहे की रॉड बड़ी छोटी दिख रही है, पर अज्यूम कर लो कि ये सेम साइज की है ना। अरे कर सकते हो क्या? यस सर। अब जो है यहाँ पर ये कुछ रोड बना दी मैंने, ठीक, समझाने के लिए। ये लोहे की रोड, इनको हिंदी में अगर जाने, शुद्ध हिंदी में इनको सरिये कहा जाता है, और इंग्लिश में जाने तो स्टील बार, जो आपके मकान में उपयोग की जाती है। फिर स्लेब भर रहे हो या कॉलम बना, समझ गए? स्टील बार सबने देखा। तो स्टील बार में से मैं अभी फर्स्ट स्टील बार को लेता हूं और इस पर फोर्स लगाकर जो है, ये सब 18 साइज में है, इसमें मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसको खींचा, F फोर्स के साथ खींचा। जैसे ही इसको F फोर्स के साथ खींचा तो फोर्स अभी लगा हुआ है और ये इतनी नीचे आ गई। समझ में आ गई? यहां पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया और इसे खींचा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बना। मतलब स्ट्रेस जितनी लगाई उतना ही क्या डेवलप हुआ, स्ट्रेन। सारी वैल्यू एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट, समझ रहे हो? यस सर। तो हमने इसको खींचा। सपोज करो कहां तक खींचा, ए पॉइंट। कहां तक खींचा, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट पर खींचने के बाद अब जो है ये फोर्स तो ऐसा खींचा हुआ था, समझ में आ गया, फोर्स खींचा हुआ था। जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव किया, समझ में आ गई, जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव किया तो ये अपनी अगली पोजीशन यानी कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच गया जिस पॉइंट पर ये पहले था। ठीक, यस। एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच गया जिस पॉइंट पर ये पहले रोड था, यानी कि हुक स्लो वैलिड हो गया। कौन सा लो वैलिड हो गया, हुक स्लो वैलिड हो गया। हुक स्लो वैलिड हो गया कि जितना स्ट्रेस दिया उतनी स्ट्रेन आई, और जब उस लोड को या उस फोर्स को हटाया गया, रोड ने वापस अपनी उसी पोजीशन को प्राप्त कर लिया जिस पोजीशन पर वो थी। समझ गए? तो ये हुक स्लो वैलिड हुआ है, ठीक है। हुक स्लो वैलिड पॉइंट, हुक स्लो वैलिड पॉइंट। यहां तक क्या स्लो वैलिड हुआ है, हुक स्लो, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। समझ गए? अब इस पोजीशन पर है और इस पोजीशन पर आने के बाद फिर अगेन इस पर मैंने फोर्स लगाया। क्या किया मैंने,
अगेन इस पर क्या लगा? फोर्स लगा। तो अगेन इस पर मैंने फोर्स लगाया, अगेन फोर्स लगाया, तो ये रॉड अब कुछ ऐसी हो गई, ये रॉड अब कुछ ऐसी हो गई। सवाल अगर कोई मुझसे ये पूछना चाहे कि रोड अलग अलग नहीं एक ही है, तो बिल्कुल एक ही रोड पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये जो है इसको खींचने पर ये रॉड ऐसी हो गई, तो जैसे इसको खींचा ये वापस ऐसे ही जाएगा। भाई जब आपने खींच दिया तो वापस चले गया, तो ग्राफ यहां तक वापस आ चुका था, रोड तो वापस चले गई। फिर आपने वापस से फोर्स लगाया, तो ये इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, इस पॉइंट को क्या कर दिया? इस बार फोर्स ज्यादा कर दिया। समझ में आ? और उसको पहले जितनी समय तक लगाया था वापस छोड़ के इस बार थोड़ा समय ज्यादा काउंट कर लिया। तो रोड क्या करेगी? इस पॉइंट को क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। इस पॉइंट को क्रॉस कर देगी, यानी कि हुक्स लॉ को फेल कर देगी। और अगर हुक्स लॉ को फेल कर दिया और आपने सपोज करो कि यहाँ पर फोर्स सस्टेन करके रखा हुआ है, और जैसे आपने रिमूव किया ये इसकी एक्चुअल जो पोजीशन थी वहां पर ना आकर थोड़ी रह गई, वहां पर ना आकर थोड़ी क्या हो गई? रह गई। वहां पर ना आकर थोड़ी क्या हो गई? रह गई। समझ में आ गई? वहां पर ना आकर थोड़ी रह गई। तो यहां तक अगर हम देखें इसको, तो यहां पर हुक्स लॉ वैलिड था, यहां पर हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसे कहा जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहते हैं इसको? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इससे क्रॉस कर गया, मतलब इसके अंदर जब इसको छोड़ा तो ये इतना शेष रह गया, कोई डी पॉइंट यहाँ पर मिला, यानी कि इसके अंदर इतनी क्या आ गई है? स्ट्रेन आ गई कि नहीं? अरे क्या आ गई? इतनी स्ट्रेन डेवलप हो गई। समझ में आ गया? बॉडी थोड़ी डिफॉर्म हो गई, पता भली ना चले, लेकिन बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई। छत के ऊपर मान कर चलो कि हमने जब एक मकान डिजाइन किया था तो इंजीनियर ने साफ साफ कह दिया था कि मकान की बिल्डिंग का जो स्लैब यानी कि रूफ है उस पर 50 टन से ज्यादा का वजन नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने बोल दिया। क्लियर? वजन पहुंच गया 60 टन तक। वजन का पहुंच गया, हालांकि वो 50 तुम्हें बोल रहा है तो उसने डिजाइन ओवर्स के साथ 70 के लिए किया होगा, पर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि उसने 50 कहा था और 50 तक ही वो लोड ले सकती थी। कहां पहुंच गया? 60 पे। 60 पे पहुंच गया, मतलब उसने डिजाइन कहां तक के लिए किया था? हुक्स लॉ वैलिड होने तक किया था। ऐसा क्यों किया था? कि जब लोग चले जाएं तो बिल्डिंग वापस से सही हो जाए। फिर आए 50 टन का लोड, फिर लोग चले जाए तो फिर से बिल्डिंग सही हो जाए। लेकिन इस बार आ गए लोग कितने? 60 टन। बिल्डिंग में आ गया डिफॉर्मेशन, तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन बिल्डिंग इंटरनली थोड़ी बहुत क्या हो चुकी है? डिफॉर्म हो चुकी है। उसके अंदर क्या आ चुका है? स्ट्रेन आ चुका। अब ये स्ट्रेन करेगा, ये स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेन वही रहेगा। अब फिर दूसरे दिन आए लोग, तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? इस पॉइंट से होगा, क्योंकि उतना तो डिफॉर्म लेकर बैठा है। समझ में आ गई? बॉडी वापस अपनी उस पोजीशन को रीगेन कर ही नहीं पाई। अब अगर वापस से जब लोड हटाएंगे, यहाँ पर बॉडी रह चुकी है और इस पर अगर तुमने अब खिंचाव किया, लोड हटाया, तो क्या होगा? ये कि ये बॉडी एक टाइम तक तो खींचती जाएगी, उसके बाद जो खींच रहा है उसका क्या करने लग जाएगी? वापस करने लग जाएगी कि अब मत खींचो, मेरी लिमिट खत्म होने वाली है। क्लियर हो गया? तो ये खींचने पर अचानक से फोर्स लगाएगी तो अचानक से इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेन भयंकर डेवलप होगी।
क्या डेवलप होगी इसमें? स्ट्रेन डेवलप होगी और वापस से गिरेगी। किसी चीज को आप जब तोड़ते हो खींचते हो तो देखते हो ना कि पॉइंट आता है जब वो टूटने वाली होती है लेकिन टूट नहीं पाती, फिर तेजी से हम उसको फोर्स लगाते हैं तो उस टाइम पर तो हमारा फोर्स मैक्सिमम कैरी करती है लेकिन फिर आसानी से क्या हो जाती है, तो अचानक से उठेगी और अचानक से गिरेगी और फिर इस तरह से चलना चालू करेगी। मतलब बोलने का ये है कि यहाँ पर एक C पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर एक D पॉइंट मिलेगा और इस बीच में ये स्ट्रेस मिलेगी। कौन सी स्ट्रेस मिलेगी? ये स्ट्रेस। समझ में आ गई? इस बीच में आपको मिलेगी यील्डिंग स्ट्रेस। अभी यील्डिंग स्ट्रेस क्या है? यील्डिंग पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस का मतलब होता है वो अंतिम पॉइंट कि अब अगर आपने इस पर फोर्स लगाया अब इसमें जनरेट होगी परमानेंटली प्लास्टिसिटी। क्या जनरेट हो जाएगी? परमानेंटली प्लास्टिसिटी। और परमानेंटली प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अब अगर इस पर लोड आया तो वो लोड इस पर रह जाएगा भले वो कितना भी है। समझ में आ गया? अब अगर इस बिल्डिंग पर लोड लाया गया तो वो लोड अब फिक्स हो जाएगा, वो अब रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप चालू हो जाएंगे धीरे धीरे एक समय के बाद। समझ में आ गया? तो जनरली ये कौन सा पॉइंट होता है? यील्डिंग। क्लियर हो गया? ये कौन सा पॉइंट होता है? अब स्ट्रेस, अब स्ट्रेन इतना डेवलप हो चुका है फिर से बढ़ गया स्ट्रेन फिर से बढ़ गया। अगर मुझसे कोई पूछेंगे सर डिजाइन कहाँ तक के लिए करते हैं तो डिजाइन हम यहाँ तक के लिए करते हैं और इससे भी नहीं। समझ में आ गया? अलग अलग तरह के नाम होते हैं, ठीक है। आयरन 250 इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, आयरन 350 इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हम, आयरन 450 और आयरन 500 इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, इसको दिखाता है स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का ये लोड सह सकती है। समझ में आ गई? न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm का मतलब तो समझते हो ना, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एरिया। मतलब कि 1 mm एंड 1 mm समथिंग लाइक दिस, ये एरिया कितना mm। पूरी बिल्डिंग के ऊपर इतने से एरिया पर कितना लोड हम मानकर चल रहे हैं, दैट इज ह्यूज लोड। तो पूरी बिल्डिंग का अगर लोड निकाले तो टन से ना जाने कितना निकल जाता है। जब एक इंजीनियर इतनी सी जगह पर इतना लोड अज्यूम करके चल रहा है, क्या वो बिल्डिंग गिरने के चांसेस हो सकते हैं? नहीं। बट फिर भी वो गिरेगी ड्यू टू दिस, अगर ऐसा कुछ किया गया। समझ में आ? कई कारण होते हैं कि हो जाता है इतना लोड, कई कारण हो सकते हैं। मैं भी पॉसिबिलिटी अभी मेरे जैसे गांव की बात करूँ तो मामा जी जो है मतलब लगते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक मकान बनाया और मकान के ऊपर फिर से मकान बना दिया। ना किसी इंजीनियर से परमिट ली, ना किसी इंजीनियर से सलाह ली, बस बना दी। क्या कभी उस मकान ने ये सोचा था कि मेरे ऊपर एक और मकान आएगा? जिसने बनाया था क्या उसे इन्होंने कहा था? क्योंकि गांव के हिसाब से वो तो एक सिंपल से आदमी को पकड़ते हैं और बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, क्योंकि एक इंजीनियर की सफाई अलग दिखती है। और गांव में कहाँ इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया जाता है? और कौन 2-2 3-3 मंजिल इमारत बनाता है? जरूरत पड़ती है इंदौर जैसे सिटी के अंदर, और मैं भी अगर दिल्ली मुंबई आगरा की बात करें, गांव में 1 बिल्डिंग की हद हो, लेकिन फिर उन्होंने उस पर डबल बिल्डिंग खड़ी कर दी। मैंने बात कही थी आपको कि एक रबर को खींचते हो छोड़ते हो तुरंत वापस चले जाती है, लेकिन अगर उसे किसी चीज के साथ लपेट दिया जाए और 1 साल बाद निकालोगे तो वो वैसी रह जाएगी। उस बिल्डिंग को मानो कि इस यहाँ तक के लिए डिजाइन दे रहे, सपोज कर लो भले उसको इंजीनियर ने नई डिजाइन दी, मटेरियल जो लगाया वो बिल्डिंग में ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, वो यहाँ तक ही डिजाइन है, ठीक। मतलब लोड हो जाता है, लोड चला जाता है, लोड आता है, लोड चला जाता है। ऊपर इन्होंने कर दी बिल्डिंग खड़ी, वो फिक्स हो गया। फिक्स हो गया कि फिक्स हो गया, मैं भी पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ भी जाए। आपको मैंने बताया था किसी चीज पर लोड अगर फिक्स कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ऑफ रबर, तो वो 1 साल या 1.5 साल बाद वैसे रह जाता है। दैट इज नोन इज द क्रीप। उसको क्या बोलते हैं? क्रीप। ये बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग ही खड़ी कर दी,
मतलब अटल हो गया वो लोड तो क्या हो चुका है, अटल। मतलब वो अब लोड तो सह चुकी है, दब तो चुकी है थोड़ी, लेकिन अब जो है होगा क्या कि वो कुछ समय के बाद ऐसे देंगे, क्योंकि वो लोड तो परमानेंट हो चुका जिंदगी भर के लिए। बिल्डिंग बनने का मतलब लोड परमानेंट हुआ तो हुआ। कल को हम 50 या 60 लोग पहले छत पे जाया करते थे, अब तो 50 और 60 छत पे जा भी रहे हैं और ऑलरेडी एक लोड पहले से चला रखा है बिल्डिंग। मतलब लोड इंटेंसिटी इज वेरी हाई। बिल्डिंग अगर 50 साल चलने वाली होगी तो सीधे 20-25 पहले अनइकोनॉमिकल वेस्टेज। अगर बिल्डिंग पूरी गई तो ऊपर वाला तो जाएगा ही। अगर पूरी बिल्डिंग गई, उसकी न्यू मेन होती है ना जो लोड को कैरी करने का काम करती है, अगर बिल्डिंग गई तो ऊपर की बिल्डिंग तो जाएगी भले वो नहीं बनी होती पुरानी, वो तो किस पर टिकी है, बेस पर टिकी हुई है। तो खर्चा करो, मतलब जो चीज 20 साल में नहीं 40 साल में हम बनाते उसको 20 साल पहले खत्म करते, बिना एडवाइस के कभी नहीं करना। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाने से पहले एक इंजीनियर से पूछ लेना चाहिए, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो या सिटी का तो पूछता ही है, क्योंकि उसके अंदर एक एजुकेटेड बंदा होता है, हमेशा ऐसा होता ही। तो पूछना चाहिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। उसके पास अलग अलग मशीन्स आते हैं, ठीक है, मतलब मशीन से स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो तभी जाकर हमें ये करना चाहिए, वरना अभी तो बन चुका है लेकिन अनइकोनॉमिकल बन चुका है। 4-5 लाख खराब किए वो अलग, 20 साल की बिल्डिंग जो 40 साल चलने वाली थी 20 साल का पैसा गया वो अलग, टोटल वेस्टेज। समझ गए? तो यहाँ पर जब इसे खींचा जाएगा तो खींचे जाने पर ये एक अचानक लोड क्रिएट करेगी, जैसे यील्डिंग पॉइंट क्रिएट होगा, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। यील्डिंग पॉइंट इसको बोल लो, यील्डिंग पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो यील्डिंग पॉइंट पर क्या होगा, ये अपनी सारी की सारी इलास्टिसिटी खो चुकी है। यहाँ तक तो थोड़ी थी, इलास्टिसिटी क्या करने का काम करती है, ये सेव करने का काम करती है, कंप्रोमाइज करती है किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। लेकिन तुमने सारा कंप्रोमाइज ही खोल रखा उसमें। अब अगर उस पर लोड आएगा तो क्या वो सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। समझ में आया? सपोज करो कि आपने जो है ये तो ऐसी कैसी रहेगी, ये तो क्या थी, ऐसी कैसी रह गई ना। अब इसको खींचने पर ऐसी कैसी रह गई है, सपोज करो कि ये इतनी खींच चुके हो आप यहाँ से इसको, और ये ऐसी कैसी रह गई है। होगा क्या, होगा ये कि वापस इस पर लोड आएगा या आएगा, उसे तो आप हटा ही नहीं सकते। क्या छत पे जाना छोड़कर बंद कर दोगे कि ऊपर की बिल्डिंग जो बनाई उसको तोड़ दोगे, तो परमानेंट हो चुका, लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ गया? लोड बढ़ेगा तो ये जो है बढ़ना चालू होगी। ये स्ट्रेस किसमें बढ़ रही है, बोथ ऑफ देम। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कैरी कौन करता है, तो स्टील। कंक्रीट से कंप्रेशन में होती है, कंक्रीट का काम क्या होता है, कंप्रेस। कंक्रीट को खींचा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता। कंक्रीट सिर्फ यूज होती है कंप्रेशन में। क्यों कंप्रेशन में भी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, पोरोसिटी जिसको बोलते हैं। तो पोरोसिटी क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। पोरोसिटी क्या हो जाती है, एडजस्ट। किसी छत पर जोर से हैमर मारोगे, मैं भी पॉसिबिलिटी उसका कुछ ना बिगड़े, लेकिन जितनी जोर से तुमने हैमर मारा उतना खींच के देखो, या तो आएगी नहीं, और अगर आई तो पूरी छत का सत्यानाश कर जाएगी। समझ में आया? कंक्रीट दब सकता है लेकिन खींचा नहीं सकता, अगर खींचा आएगा तो खराब कर देगा उसे, इतना तो हम समझते हैं। तो सबसे अच्छा यूटिलाइज टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कौन यूज होता है, स्टील वाला, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट। समझ में आ गई? दोनों की बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ समय बाद ये जो एक रीजन आएगा इसको प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन कहते हैं इसको, प्लास्टिक रीजन। समझ में आ गई? कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी जीरो है, बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी जीरो है। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक का कंटेनर नहीं, प्लास्टिक का मतलब वो चीज कि लोड नहीं कैपेबल हो पाएगा। समझ में आ गई? मतलब डिफॉर्म नहीं होगी बॉडी, वापस रीगेन नहीं होगी।
प्लास्टिसिटी आ गई कंप्लीटली, मतलब इलास्टिसिटी तो जीरो हुई ना, दो टर्म तो हमने पढ़ रखी है। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का काम है कि रिगेन कर लेना चीजों को। प्लास्टिसिटी जीरो हो गई मतलब आप बचा, इलास्टिसिटी जीरो हो गई मतलब बचा क्या उसमें, प्लास्टिसिटी। समझ लो। तो बेसिकली ये प्लास्टिक रीजन है। तो प्लास्टिक रीजन है तो मतलब समझ गए कि अब अगर इस पर लोड भी आएगा तो ये डिफॉर्म होगी लेकिन वापस नहीं आएगा। दैट इज द प्लास्टिसिटी। फिर अगर लोड और बढ़ा तो एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा एक टाइम के बाद, ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि बिल्डिंग कंप्लीटली क्या हो चुकी होगी, ब्रेक हो चुकी है। दिस ग्राफ इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस यानी कि लोड, स्ट्रेन यानी कि फैलाव, उन दोनों के बीच हम क्या चेक कर रहे हैं, ग्राफ। समझ में आ गया। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो मैथमेटिकली ये वैल्यू जो होती है, आप बड़े सोचकर हैरान होंगे कि ये जो एंगल होता है पता है आपको कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 89 डिग्री। यानी कि लाइन जो इतनी आपको दिख रही है ना, इंक्लाइन इतनी नहीं होती। रियल में देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि हैं? अरे 90 डिग्री में एक माइन्यूट से तो फर्क है, बहुत पास में होगा 90 डिग्री की। क्लियर हो गई बात? तो आपको शायद ही स्ट्रेट स्ट्रेन ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक, तो इस स्ट्रेट स्ट्रेन ग्राफ में हमने जो पॉइंट सीखे हैं उस पॉइंट को हम लिख लेंगे, कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, बस इतना ही है। हालांकि बहुत कुछ है ये, लेकिन वो हमारे अभी 11th लेवल पर पर्याप्त नहीं, वो फिर हम कॉलेज लेवल पर हैं, क्योंकि इसके लिए अलग ही बुक बनी हुई है जिसमें हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, स्टील ग्राफ, कॉन्क्रीट ग्राफ, सबके अलग अलग ग्राफ, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो सबको कंबाइन करके फिर एक एक्चुअल रिजल्टेंट रेट को हम पूछते हैं और वही हमारी डिजाइन होगा। क्लियर? तो उतार लो इसको।